आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपीएससी 1 के ऐसे सवाल बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इग्नू हर साल पेपर बदलता है, लेकिन पैटर्न नहीं। जिसने यह पैटर्न समझ लिया उसने आधी लड़ाई यहीं जीत लिया। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको इसी तरीके के एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री इस चैनल पर मिलते रहे। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करो। अगर आप इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखते हो तो आपका जो दृष्टिकोण है इस सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरे वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या है। तो भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। ये दृष्टिकोण विदेश नीति के निर्माण, उद्देश्यों और व्यवहार की व्याख्या करते हैं। भारत की विदेश नीति समय, परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार विकसित हुई है, इसलिए इसके अध्ययन के लिए कई सिद्धांतों और दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है। सबसे पहले यथार्थवादी दृष्टिकोण, जिसको रियलिस्ट अप्रोच कहते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और शक्ति की रक्षा करना होता है। इस दृष्टिकोण में नैतिकता और आदर्शों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों के अधिक महत्व दिया जाता है। भारत की विदेश नीति में भी राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा तथा सामरिक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों तथा परमाणु नीतियों को इस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है आदर्शवादी दृष्टिकोण, जिसको आइडियलिस्ट अप्रोच कहते हैं। आदर्शवादी दृष्टिकोण शांति, सहयोग, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे पर बल देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया। इसमें पंचशील सिद्धांत, गुट निरपेक्ष आंदोलन तथा विश्व शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमुख उदाहरण है। भारत ने हमेशा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन किया है। तीसरा है पारस्परिक निर्भरता दृष्टिकोण, जिसको बोलते हैं इंटरपेंडेंस अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक विश्व में कोई भी देश पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह सकता। सभी देश आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। वैश्वीकरण के युग में भारत ने व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया है। आसियान, यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक संबंध इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। फोर्थ है निर्णय निर्माण दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। इस दृष्टिकोण में विदेश नीति को उन व्यक्तियों और संस्थाओं के निर्णयों के आधार पर समझा जाता है जो नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद तथा संसद विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में लिए गए निर्णय विदेश नीति की दिशा तय करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सामरिक या रणनीतिक दृष्टिकोण, स्ट्रेटेजिक अप्रोच। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक हितों पर केंद्रित होता है। भारत की परमाणु नीति, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र के उसकी सक्रिय भूमिका इस दृष्टिकोण का उदाहरण है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अपनी राजनीतिक क्षमता को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। निष्कर्ष ये कि अतः कहा जा सकता है कि भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के लिए किसी एक दृष्टिकोण को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। यथार्थवाद, आदर्शवाद, पारस्परिक निर्भरता, निर्णय निर्माण तथा सामरिक दृष्टिकोण सभी भारत की विदेश नीति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विश्व शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इसलिए भारतीय विदेश नीति विभिन्न दृष्टिकोणों का संतुलित और व्यवहारिक मिश्रण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी काफी ज्यादा हाई है कि भारत की निरस्त्रीकरण नीति, डिसआर्मेंट पॉलिसी की व्याख्या कीजिए। विश्व शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसका अर्थ है हथियारों, विशेषकर परमाणु, रासायनिक तथा जैविक हथियारों को सीमित करना या समाप्त करना। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। भारत का मानना है कि हथियारों की होड़ मानवता के लिए खतरा है और विश्व में अस्थायी शांति तभी स्थापित हो सकती है जब सभी देश हथियारों, विशेषकर परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए मिलकर प्रयास करें। लेकिन भारत की इस नीति का आधार महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत, जवाहरलाल नेहरू की शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति तथा भारतीय संविधान में निहित विश्व शांति की भावना है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने सदैव परमाणु हथियारों की दौड़ का विरोध किया तथा
तथा वैश्विक स्तर पर निरस्त्रीकरण की मांग की। उसके बाद इसकी भारत की निरस्त्रीकरण नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले सार्वभौमिक एवं भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण का समर्थन है। भारत हमेशा से यह मानता रहा है कि निरस्त्रीकरण सभी देशों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। भारत किसी ऐसे संधि का समर्थन नहीं करता जो केवल कुछ देशों पर प्रतिबंध लगाए और अन्य देशों को विशेष अधिकार प्राप्त करे। दूसरा है परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की वकालत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग की है। भारत का विश्वास है कि विश्व शांति के लिए परमाणु हथियारों का समाप्त होना आवश्यक है। उसके बाद है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का प्रयोग। भारत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थक है। भारत ने ऊर्जा उत्पादन, कृषि, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु तकनीक का उपयोग किया है। चौथा है पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की नीति भारत अपनाता है। भारत की परमाणु नीति के अनुसार भारत किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत केवल आत्मरक्षा की स्थिति में परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा। यह नीति भारत की जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि को दर्शाती है। उसके बाद न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता। भारत ने परमाणु हथियारों के अंधाधुंध होड़ में शामिल होने के बजाय न्यूनतम आवश्यक परमाणु क्षमता बनाए रखने की नीति अपनाई है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उसके बाद निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में भारत की भूमिका क्या है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें की है। जैसे पहला था नेहरू की पहल। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा। यह विश्व में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में लगातार परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग उठाई है। भारत विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है। तीसरा है राजीव गांधी कार्य योजना। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संयुक्त राष्ट्र में एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तुत की जिसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त बनाना था। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण निरस्त्रीकरण पहलों में से एक मानी जाती है। उसके बाद रासायनिक हथियार सम्मेलन का समर्थन। भारत रासायनिक हथियार सम्मेलन का सदस्य है तथा उसने अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करके अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन किया। भारत की निरस्त्रीकरण नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या देखने को मिलता है, तो भारत की निरस्त्रीकरण नीति आदर्शवादी और व्यवहारिक दोनों दृष्टिकोण का मिश्रण है। एक और भारत विश्व स्तर पर परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग करता, वही दूसरी ओर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परमाणु हथियार भी रखता है। 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों के बाद कुछ देशों ने भारत की आलोचना की थी। आलोचकों का मानना था कि परमाणु परीक्षण भारत की निरस्त्रीकरण नीति के विपरीत है, किंतु भारत ने स्पष्ट किया था कि उसकी परमाणु नीति का उद्देश्य आक्रमण नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, विशेषकर ऐसे समय जब उसके पड़ोसी देशों के पास भी परमाणु हथियार मौजूद है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि NPT और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि भारत इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है। भारत का तर्क है कि जब तक सभी देशों पर समान नियम लागू नहीं होते तब तक वास्तविक निरस्त्रीकरण संभव नहीं है। उसके बाद इसका निष्कर्ष क्या है, तो भारत की निरस्त्रीकरण नीति विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तथा परमाणु हथियारों के उन्मूलन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में पहले प्रयोग नहीं की नीति, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता तथा वैश्विक निरस्त्रीकरण के समर्थन के माध्यम से विश्व शांति में योगदान दे रहा है। यद्यपि राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता के कारण भारत ने परमाणु क्षमता बनाए रखी है, फिर भी उसका अंतिम लक्ष्य एक परमाणु हथियार मुक्त विश्व की स्थापना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की एक्ट ईस्ट एवं लुक ईस्ट नीति की व्याख्या कीजिए, इसके उद्देश्यों, महत्व तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। भारत की विदेश नीति में लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। शीत युद्ध की समाप्ति तथा 1991 में भारत द्वारा आर्थिक उदारीकरण अपनाए जाने के बाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने 1991 में लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की। बाद में वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सक्रिय और प्रभावी बनाते हुए इसका नाम बदल के एक्ट ईस्ट नीति का स्वरूप दिया।
लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना था। भारत ने महसूस किया था कि एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है, इसलिए इस क्षेत्र के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना आवश्यक है। प्रारंभ में इस नीति का ध्यान मुख्य रूप से आर्थिक और व्यापारिक सहयोग पर केंद्रित था। वर्ष 2014 में शुरू की गई एक्ट ईस्ट नीति लुक ईस्ट नीति का और व्यापक रूप है। इसका उद्देश्य केवल संबंधों को देखना या विकसित करना नहीं, बल्कि उन्हें सक्रिय रूप से लागू करना और मजबूत बनाना है। इस नीति के अंतर्गत भारत ने आसियान, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य इंडो पैसिफिक देशों के साथ अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। बाद इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहला आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। भारत का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करना है, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। आसियान भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बन चुका है। दूसरा है क्षेत्रीय संपर्क, कनेक्टिविटी को मजबूत करना। भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशियाई से जोड़ना चाहता है। इसके लिए सड़क, रेल और समुद्री मार्गों का विकास किया जा रहा है। तीसरा है सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत ने कई देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग इस नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा है सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच प्राचीन काल से सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रहे हैं। इस नीति के माध्यम से उन संबंधों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। पांचवा है पूर्वोत्तर भारत का विकास। एक्ट ईस्ट नीति का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में भारत को व्यापार और निवेश का केंद्र बनाना तथा उसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस नीति का एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है, तो यह नीति भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। आर्थिक दृष्टि से इसने भारत को नए बाजार, निवेश और व्यापारिक अवसर प्रदान किया। आसियान देशों के साथ एक व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रणनीतिक दृष्टि से यह नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करने में यह नीति सहायक सिद्ध हुई है। इसलिए भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ सामरिक साझेदारी को मजबूत किया है। इसके अतिरिक्त यह नीति भारत की नाइबरहुड फर्स्ट और इंडो पैसिफिक विजन को मजबूती प्रदान करती है। इससे भारत की वैश्विक छवि एवं जिम्मेदार और सक्रिय शक्ति के रूप में उभरी है। कि प्रमुख उपलब्धियां क्या रही है, तो भारत और आसियान के संबंध पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुए। भारत आसियान शिखर सम्मेलनों तथा मुक्त व्यापार समझौते ने आर्थिक सहयोग को नई दिशा दी है। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना तथा कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना जैसी योजनाओं ने क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत किया है। इन परियोजनाओं ने व्यापार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को भी मजबूत किया है। बाढ़ में भारत की सक्रिय भागीदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। सांस्कृतिक स्तर पर भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि देखने को मिली है। उसके बाद निष्कर्ष ये है कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति भारत के विदेश नीति के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इन नीतियों ने भारत को दक्षिण पूर्व एशियाओं के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक संबंध मजबूत करने में सहायता प्रदान की है। एक्ट ईस्ट नीति ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है भारत चीन संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आपको। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम में। तो भारत और चीन एशिया की दो प्रमुख उभरती हुई शक्तियां हैं। दोनों देशों की प्राचीन सभ्यता, विशाल जनसंख्या तथा तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था उन्हें विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। भारत और चीन के संबंध सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का मिश्रण रहे। इन संबंधों का प्रभाव केवल एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत ने 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद उसे मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में स्थान प्राप्त किया। वर्ष 1954 में दोनों देशों ने पंचशील सिद्धांतों को अपनाया, जिनका उद्देश्य शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना था। इस अवधि में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों के संबंध मैत्रीपूर्ण थे, लेकिन जल्दी सीमा विवादों के कारण तनाव उत्पन्न होने लगा। भारत चीन संबंधों में सबसे बड़ी समस्या सीमा विवाद है। चीन अक्साई चीन क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। दूसरी ओर चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों पर भी दावा करता है। यही विवाद 1962 के भारत
चीन युद्ध का मुख्य कारण बना। इस युद्ध में भारत को नुकसान उठाना पड़ा और दोनों देशों के संबंधों में लंबे समय तक अविश्वास बना रहा। हालांकि 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद संबंधों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई। तो देशों ने सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई। आर्थिक क्षेत्र में भारत और चीन के संबंध काफी महत्वपूर्ण है। चीन भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत चीन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी तथा अन्य औद्योगिक वस्तुओं का आयात करता है। हालांकि भारत और चीन के बीच व्यापार संतुलन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत का आयात निर्यात की तुलना में कहीं अधिक है। इससे भारत को भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दोनों देशों के बीच सहयोग देखने को मिलता है। भारत और चीन ब्रिक्स, G20, SCO तथा AIIB जैसे संगठनों के सदस्य हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक आर्थिक सुधार और विकासशील देशों के हितों की रक्षा जैसे मुद्दे पर दोनों देश कई बार समान दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसके बाद कई ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंध को जटिल बनाते हैं। चीन का पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध भारत की सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC भारत के लिए संवेदनशील विषय है, क्योंकि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इसके अतिरिक्त चीन की बेल्ट एंड रोड पहल BRI को लेकर भी भारत ने अपनी चिंताएं व्यक्त की है। हाल के वर्षों में सीमा पर तनाव फिर बढ़ा है। डोकलाम विवाद 2017 और गलवान घाटी संघर्ष 2020 ने दोनों देशों के संबंध को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। गलवान संघर्ष में दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ गया। इसके बाद भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई चीनी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा दिया। फिर भी दोनों देश यह समझते कि संघर्ष की बजाय संवाद और सहयोग उनके हित में है। दोनों देशों की बड़ी आबादी, आर्थिक क्षमता और क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हुए सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद है। सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा आपसी विश्वास में वृद्धि दोनों देश के लिए लाभदायक होगी। निष्कर्ष, भारत चीन संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का अनूठा उदाहरण है, जहां एक और दोनों देशों के बीच आर्थिक, व्यापारिक और बहुपक्षीय सहयोग मौजूद है, वहीं दूसरी ओर सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं संबंधों को जटिल बनाती है। भविष्य में कूटनीति, संवाद और आपसी विश्वास के माध्यम से दोनों देश को अपने मतभेदों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल भारत और चीन बल्कि पूरे एशिया तथा विश्व में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ तक आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए, आपको आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको हमारे टीम से कांटेक्ट करना है और आपको जो भी मटेरियल चाहिए आप सिंपली वहां से परचेज कर सकते हो। कि अगर ये जो PDF आपको चाहिए, ये फ्री में चाहिए, तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक होगा, तो उसको सिंपली आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। ये फ्री PDF आपको वहीं पे मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क और उसमें भारत की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्किप नहीं करना आपको। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। सार्क के संस्थापक सदस्य भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव थे। बाद में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बना। सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। भारत सार्क का सबसे बड़ा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला तथा आर्थिक रूप से सबसे बड़ी शक्तिशाली सदस्य देश है। इसलिए सार्क की सफलता और प्रभावशीलता में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत ने स्थापना से लेकर आज तक संगठन को मजबूत बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्क के उद्देश्य क्या थे? तो सार्क की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। सबसे पहले दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना था। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग बढ़ाना था। गरीबी उन्मूलन के लिए संयुक्त प्रयास करना था। शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग विकसित करना था। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और समझ को मजबूत करना था। उसके बाद सार्क में भारत की क्या भूमिका रही है? तो सबसे पहले आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिला है। भारत ने सार्क के अंतर्गत
आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना और क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था। विकास परियोजनाओं में सहयोग, भारत ने सार्क देशों को विभिन्न विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृषि के क्षेत्रों में भारत ने तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। भारत ने पड़ोसी देशों को छात्रवृत्तियां और परीक्षण कार्यक्रम प्रदान किए हैं। तीसरा है आपदा प्रबंधन और मानवीयता। दक्षिण एशिया प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र है। भारत ने भूकंप, बाढ़, चक्रवात और महामारी जैसे स्थितियों में सार्क देशों को त्वरित सहायता प्रदान की है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड की स्थापना का प्रस्ताव दिया और उसमें सबसे बड़ा योगदान दिया। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, भारत ने आतंकवाद, उग्रवाद और सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए सार्क मंच का उपयोग किया है। भारत का मानना है कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए उसने सहयोग और संवाद को हमेशा प्राथमिकता दी है। संपर्क और कनेक्टिविटी को बढ़ाया, भारत ने सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल संपर्क को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की है। बेहतर संपर्क से व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संबंध मजबूत होते हैं, इससे क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा मिलता है। सार्क की उपलब्धियां क्या है? तो सार्क ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया है। अफ्टा के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों ने सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत किया है। इसकी कुछ चुनौतियां भी है, जैसे हालांकि सार्क ने कई उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन इसके अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे बड़ी चुनौती है भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी तनाव। इन तनावों के कारण कई बार सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित हुए और संगठन की कार्य क्षमता प्रभावित हुई है। अतिरिक्त सदस्य क्षेत्रों देशों के बीच आर्थिक असमानता, सीमित क्षेत्रीय व्यापार तथा आपसी अविश्वास भी सार्क की प्रगति में बाधा बनते हैं। इसका निष्कर्ष ये कि सार्क दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, शांति और विकास को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। भारत सबसे बड़े सदस्य देश के रूप में इसकी सफलता केंद्रीय भूमिका निभाता है। आर्थिक सहायता, विकास परियोजनाओं, आपदा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से भारत ने सार्क को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यद्यपि राजनीतिक मतभेद और क्षेत्रीय चुनौतियां इसकी प्रगति में बाधा है, यदि सदस्य देश सहयोग और आपसी विश्वास की भावना को प्राथमिकता दे तो सार्क दक्षिण एशिया के विकास और समृद्धि का एक प्रभावी मंच बन सकता है। आज के टोटल टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया। अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊँगा। ये मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपको इसको पूरे एक बार और फिर से आपको वीडियो देखना है, ताकि आप एग्जाम में जैसा मैंने बताया वैसे आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर कर पाओ, अपने पेपर में अच्छे स्कोर प्राप्त कर पाओ। अगर आपको इसी तरीके के वीडियोस चाहिए, रेगुलर बेसिस पे चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इसी तरीके के फ्री वीडियोस का लाभ ले सके। और आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना, आपको सिंपली वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।